हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून। हम नए लेक्चर्स को लेके आए हैं। हमारा प्रीवियस लेक्चर अबाउट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज था, जिसके ऊपर हमने कई क्वेश्चन सॉल्व किए, कई इंट्रोडक्शंस देके हमने सारी चीज़ों को परफेक्टली कवर किया अंदर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा टॉपिक था। वो सेकंड हेड्स ऑफ इनकम अंडर द हेड्स ऑफ इनकम के अंडर हमने देखा डायरेक्ट टैक्सेशन में। उसमें जो इनकम टैक्स है हमारा, जो इनकम टैक्स के ऊपर टैक्सेस हमारे इनकम्स के ऊपर टैक्सेस लगते हैं, इसके ऊपर हमने दो हेड्स ऑफ इनकम कवर किए। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्रीवियस लेक्चर में जाते जाते हमने पूरा इंट्रोडक्शन फिर से एक बार क्लियर किया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज के ऊपर। आज का हमारा नया लेक्चर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जाते जाते बताया था कि आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो हमारा नया टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे कि कौन से इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। इसके लिए हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर में ही देखा था कि सैलरी, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि जो हमारी सैलरी है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में जो भी इनकम से रिसीव्ड हो रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी में माना जाएगा। सेकंड हमने देखा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जहाँ पे हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस किसे बोलेंगे वो हम लोगों ने परफेक्टली देखा था कि एक हाउस जैसा होना चाहिए जहाँ पे चार दीवारें, एक छत होनी चाहिए, देयर शुड बी 4 walls 1 room एंड दैट हाउस मस्ट बी यूज्ड फॉर द रेसिडेंशियल और सम अदर पर्पस। तो वही चीजें हमने देखा था। उसमें हम लोगों ने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज देखी और लेट आउट प्रॉपर्टी देखी। लेट आउट में डीएलओपी भी था, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, कि जहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल हाउसेस एक ओनर के पास प्रीवियस ईयर्स में है और प्रीवियस ईयर में वो ओनर क्या है, उस प्रॉपर्टीज का ओनर है, वो इंडिविजुअल ओनर है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस टाइप का अगर कोई इनकम होता है सैलरी या फिर प्रॉपर्टी से, वो दोनों वहां पे बाइफरकेट हो गए। इसके अलावा कोई एसेट्स है हमारे पास, तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के रूप में जाना जाएगा, और उससे जो इनकम होगा या फिर लॉस होगा उसे गेन या लॉस फ्रॉम द कैपिटल एसेट्स बोला जाएगा। तो उसे कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस के रूप में जाना जाएगा। वो हमारा आगे का टॉपिक रहेगा, उसके ऊपर भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ हम नेक्स्ट वन देख रहे हैं। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर क्या है कि वहां पे इंडिविजुअल असेसी हमारा जो प्रीवियस ईयर में असेस किया गया कि ही इज द व्हाट ओके हैव अर्न द इनकम एंड नाउ इन दिस ईयर हिज इनकम विल बी व्हाट असेस्ड। तो जो हमारा प्रीवियस ईयर में जो असेसी है, उस असेसी ने अगर प्रीवियस ईयर में कोई प्रोफेशन या फिर कोई बिजनेस अगर कैरिड आउट किया है तो उस इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन माना जाएगा। तो उसमें प्रॉफिट हो सकता है या गेन हो सकता है। ओके, तो वहां पे जो प्रॉफिट या गेन अराइज होगा फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन, दैट विल चार्ज अंडर द हेड इन ओके प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ऐसा कोई इनकम जो बिजनेस करके कमाएंगे या फिर प्रोफेशन से आए, उसके लिए एक अदर सेक्शन, एक अदर हेड्स ऑफ इनकम दिया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जो वहां पे हेड से आएगा। और कैपिटल गेन का वहां पे हाउस प्रॉपर्टी अलग है, सैलरी अलग है। लेकिन ऐसा कोई इनकम जो इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन भी नहीं, या फिर कैपिटल गेन या कैपिटल लॉसेस के रूप में भी नहीं, अगर ये सब नहीं है प्रीवियस ईयर में, तो इनकम कहाँ पे चार्ज होगा? इसके लिए हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको अलग से एक बाइफरकेशन दिया गया है, उसको अलग से एक हेड से दिया गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है क्या कि जो कहीं पर भी हेड्स में चार्ज नहीं हो रहा है, किसी कैटेगरी हेड्स ऑफ इनकम में नहीं आ रही, उसको अदर सोर्स ऑफ इनकम में बताया जाएगा। मोस्ट ऑफ यहाँ पे बहुत सारे इनकम ऐसे जानेंगे जो अंडर सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है, अंडर सेक्शन 10 में। तो पहले बात करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो हम बात करते हैं ऐसे इनकम के बारे में, ऐसा कोई भी इनकम जो किसी भी हेड्स ऑफ इनकम के अंडर में प्रीवियस ईयर में नहीं हो फॉल हो रहा है, तो उस इनकम को हम लोग बोलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, विच ओके द इनकम विच इज ओके नॉट इंक्लूडेड in other heads of income like income from salary, income from house property,
profit or gain from business or profession or capital gain or capital losses, then that income will fall under the head income from other sources. Sorry. So any income included in the total income of the assessee, ऐसा कोई इनकम जो क्या है असेसी की इनकम में इंक्लूड हुआ है, बट दैट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड एनी अदर एनी हेड्स ऑफ द इनकम ऑफ द इनकम ऑफ द असेसी, then that income will be charged under the head income from other sources. उसमें चार्ज होगा. तो following condition must be satisfied before an income can be taxed under the head other sources. तो कुछ कंडीशन है जिसको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा एसएससी को कि इनकम क्या है कि अदर सोर्सेस में ये इनकम क्या है टैक्स नहीं है. जस्ट अ मिनट. हेलो, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मस्ट बी टैक्सेबल इफ few conditions must be satisfied by an assessee in the previous year. इनकम को तभी हम इनकम टैक्स के अंडर में कंसीडर करेंगे अगर वो इनकम असेसी सेटिस्फाई अगर कुछ कंडीशंस है असेसी प्रीवियस ईयर में सेटिस्फाइड करता है तो सबसे पहला इनकम मस्ट बी रिसीव्ड बाय एन असेसी इन अ प्रीवियस ईयर. इनकम क्या होना चाहिए असेसी को प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड हुआ होना चाहिए. दूसरा कंडीशन है दैट इनकम शुड नॉट बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. वो इनकम क्या होना चाहिए कि इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए, तो उसे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोल देंगे. या फिर तीसरा कंडीशन, पहला कंडीशन इनकम होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, द इनकम मस्ट बी जनरेटेड इन द प्रीवियस ईयर बाय एन एसएससी, या फिर इनकम रिसीव्ड बाय एन एसएससी इन अ प्रीवियस ईयर. सेकेंड वन हमारा क्या हो जाएगा कि दैट इनकम शुड नॉट बी एग्जेम्प्ट इन अ प्रीवियस ईयर. तो एग्जेम्प्ट रहेगा तो ऑलरेडी वो नील वैल्यू उसका नील वैल्यू टैक्सेबल रहेगा उसका. थर्ड वन आ जाएगा इन दैट इनकम मस्ट नॉट बी फॉलिंग अंडर अदर हेड्स ऑफ इनकम. अदर हेड्स मीन्स व्हाट, दैट शुड नॉट बी रिलेटेड टू सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन और कैपिटल एसेट्स. then that income must be fall under the head income from other sources. आपके टेक्स्ट बुक में बहुत जगह ऐसे लिखा होगा IOC, that is what other income from other sources, या फिर IOS के रूप में रहेगा IOS करके लिखा रहेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. IOC मैंने लिख दिया उसको, सॉरी. इसमें बात करते हो क्या हो सकता है, कोई कैजुअल इनकम हो सकता है आपका, आप कोई कैजुअल इनकम रिसीव हो रहा है. कैजुअल इनकम मतलब कोई अदर से कोई इनकम जो आप पर्सनली आपसे ही रिलेटेड हो. दूसरा हो सकता है फैमिली इनकम, कोई फैमिली का इनकम रिसीव्ड हो रहा है, या फिर फैमिली पेंशन के रूप में आपको पैसा मिल रहा हो, ये भी हो सकता है. क्योंकि हमारे देश में ऐसा रूलिंग्स है बाय द गवर्नमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अदर सेक्शंस विच इज लेड डाउन बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इनकम है जो असेसी ईयर बाय ईयर रिसीव करता है. उसके बाद हो गया गिफ्ट भी रिसीव्ड होते हैं. अगर गिफ्ट रिसीव किया किसी भी असेसी ने प्रीवियस ईयर में 50,000 अबव रुपीज का, देन दैट इज टैक्सेबल. बिलो 50,000 इट इज नॉट टैक्सेबल. और कुछ गिफ्ट ऐसे हैं कि सम ओकेजन लाइक योर मैरिज, ये सब ओकेजन पे जो भी गिफ्ट मिलेंगे दैट विल बी टैक्स फ्री. उसके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन में पढ़ेंगे आगे. अभी हम जस्ट कुछ इनकम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. जैसे हमने कैजुअल इनकम देखा, फैमिली पेंशन के बारे में देख लिया, फिर फैमिली में कोई इनकम जनरेट हो रहा है. तीसरा हमने देख लिया गिफ्ट के बारे में. उसके बाद है डिविडेंड इनकम. अगर भारत में इंडिया में कोई भी इंडियन कंपनी से अगर फॉरेन कंपनी अगर उससे डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है वो टैक्सेबल है. कुछ कंडीशंस उसके ऊपर वो भी देख लेंगे. उसके बाद है इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेस. हमें इनकम मिल रहा है किसी अनडिस्क्लोज सोर्सेस से, या फिर प्रीमियम अमाउंट जब शेयर्स इशूड होते हैं तो प्रीमियम के साथ होते हैं, उसके ऊपर कुछ इनकम मिल गया. इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज. इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज मतलब आपको इनकम मिला लेकिन किस सोर्स से आपके पास है उसके बारे में डिस्क्लोजर नहीं दे पा रहे असेसी.
मतलब एसएससी ने उस इनकम का सोर्स बताया नहीं कि उसको इनकम कहां से मिला। अगर जब कोई सोर्स पता ही नहीं है उसे हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में चार्ज करेंगे। उसके बाद है इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। जब हम हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक में हमने एक चीज परफेक्टली अंडरस्टैंड किया उसके अंदर कि जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसमें अगर किसी टेनेंट ने ओनर से, जो रियल ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, उससे उसने क्या किया, रेंटिंग पे हाउस ले लिया और उसने क्या कर दिया, वो हाउस भी उसने सब ले आउट कर दिया। तो सब ले आउट करने पे जो टेनेंट है ही इज नॉट द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई ओनर नहीं है हाउस प्रॉपर्टी का तो उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस नहीं बोलेंगे। वो सब ले आउट किया है, अगर कोई प्रॉपर्टी वो सब ले आउट करता है तो उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बोला जाएगा। उसके बाद है रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय एमपी और एमएलए। हमारे देश में एमपी एमएलए दे आर द सेल्फ इज अ गवर्नमेंट पार्ट। तो गवर्नमेंट कैन नॉट, द एम्प्लॉयर कैन नॉट गिव सैलरी टू देमसेल्फ। तो एमपी और एम्प्लॉयर को जो भी सैलरी मिलती है उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोलते हैं, क्योंकि वहां पे जो एम्प्लॉयर को जो सैलरी मिल रही है इज नॉट एन सर्वेंट फॉर द गवर्नमेंट, दे आर इटसेल्फ गवर्नमेंट। सो उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैटेगरीज में रिसीव किया गया। एमपी एमएलए को चाहे सैलरी मिले चाहे कोई भी बेनिफिट्स मिले। इसके अलावा डायरेक्टर सिटिंग फीस। डायरेक्टर इज नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी का डायरेक्टर परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता। डायरेक्टर्स आर सिटिंग एंड टेकिंग डिसीजंस एंड मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, सो दे चार्ज द डायरेक्टर सिटिंग फीस। तो जो डायरेक्टर सिटिंग फीस है उसे भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बोला जाएगा। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट विद द कंपनी और लोन। अगर हमने बैंक में एफडी रखा है या फिर बैंक में कोई पैसा रखा हुआ है, वी हैव डिपॉजिटेड फंड इन अ बैंक एंड वी आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन इट, देन दैट विल बी फॉल अंडर द हेड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद है रेंट फ्रॉम द वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड। वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड, जो जमीन है, खाली जमीन पड़ी है, हमारे पास कोई ग्राउंड है या फिर खाली जमीन पड़ी है, उस जमीन का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, लेट आउट के लिए, कि हम लोग रेंटिंग कर रहे हैं और उसके ऊपर जो हमें बेनिफिट्स या फिर जो भी इनकम रिसीव होगा फ्रॉम द व्हाट लेटिंग ऑफ द वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड, दैट विल फॉल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्योंकि वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड क्या है, वो हाउस नहीं है। तो अगर हाउस होता तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर वो हाउस होता तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज होता, लेकिन ये वैकेंट प्लॉट है, इसमें कोई घर नहीं है, कोई हाउस नहीं है, इसके लिए इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्ज किया गया। उसके बाद है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अगर कोई एग्रीकल्चरल इनकम है और वो लैंड कहाँ है, इंडिया के बाहर है, आउटसाइड किसी अदर कंट्रीज में आपका एग्रीकल्चरल लैंड है और एग्रीकल्चरल लैंड से अगर आपको इनकम मिल रहा है, दैट इज टैक्सेबल इन इंडिया। अगर इंडिया की कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर इंडिया में कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो क्या हो जाएगा, वो टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 है। वो क्या है कि इंडिया में अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड से अगर आप इनकम जनरेट करते हो, वट एवर इनकम, दैट इज टैक्स फ्री। वो इनकम टैक्सेबल नहीं है अंडर द हेड्स एनी हेड्स ऑफ इनकम। तो इसके लिए जो हमारे देश में एग्रीकल्चर के लिए जो फार्मर्स है उनको कोई भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता फॉर देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स। ओनली फॉर द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन दोज हु आर वर्किंग ऑन इट, दे आर प्रोसेसिंग द गुड्स। ओके, तो जितने भी प्रोसेस्ड गुड्स है हमारे इंडिया में, प्रोसेस्ड मीन्स आप देख सकते हो कि जो भी पैक्ड आइटम मिलते हैं, चाहे पल्सेस की पैक्ड क्यों हो, उस पर भी टैक्सेस लगता है। इसके अलावा जो प्रोसेस्ड फूड है लाइक चिप्स, वेफर्स, बिस्किट्स, and there are so many things of the foods which we are getting the ready to eat in a shop of eating shop. Okay, that all are the processed food. Okay, the process has been done. The interest on income tax refund. Sometimes we paid advance taxes to the income tax department, but when we are getting refund of the excess taxes paid, and if it received too late, more than 6 months or say one year, after 2 years, then income tax department paid with the tax refund, with the interest, and the tax refund is received by an SSC with the interest on it. Then that interest is the earning, okay, for an
assessee in a previous year, then that is taxable under the head income from other sources. Only the interest amount, not the total tax amount, because the taxes paid by an assessee it was his own expenditure. And if excess expenditure amount is returned back to an assessee, then that is not taxable under any heads of income, because that is only the refund amount. But we are getting the extra amount than the refund amount, then that will be what? Okay, income for an assessee. उसके बाद है compensation in connection with the termination, notification of employment if it is not taxable under the head salary. If any terminations or compensation received by an employee, okay, other than salary, then what? It would be taxable under the head income from other sources. ये कुछ incomes थे, हमने कुछ incomes देख लिया. Agricultural income where the land is situated outside India. Interest on the saving bank deposits, okay, dividend from the Indian companies. Then after that, income received by MP or MLAs. Then give some kind of donation, family pensions, casual incomes, income from outside, any income which is received by an employer, so received by an assessee, okay, from outside India in a previous year, that would be taxable under the head income from other sources. Premium amount, income from undisclosed sources, director settings fees, interest on bank deposit, examinership free from non-employer. Sometimes employee of a college, school, okay, for example, in a college, okay, where the 50 teachers are working, when the salary is any income received by that teacher from that college, particular college where is they are working, that is fall under the head income from salary. But if any income received by a teacher, okay, while they are moving to another organization, another school, university for paper settings or for conducting the exam, if there are any income received, that is tax free. Because where from the university any teacher is getting the payment for the setting of the papers, then that would not be taxable under the head income from, okay, salary. Because the university is not the employer of the teachers. There should be connection. There should be a proper connection of an, okay, relation of employer and employer for salary, and it is charged under the head income from other sources. Now, what are the casual income? Casual incomes include income of the nature winning from lottery tickets. If any person has earned the income from the winning from lottery tickets, crossword, puzzles, gaming, or online shows, then that is taxable under the head income from other sources. We have seen there are many online game shows, and now current we are getting too many ads of it. Many famous persons, many stars, okay, whom we are following, they are doing the ads like online gaming, puzzling, like crickets, okay. Everywhere there are too much gambling, okay, where if we are earning that is chargeable under the heads income from other sources. Then such winning chargeable to section 115BB, 115BB. Okay, section 115B provides that the above casual income would be taxed at a flat rate of 30%. If any income received in a previous year, IOS, income from other sources, first one, what? Taxable income.
Okay, first one we have seen the taxable income, and under is taxable income if it is not charged under any other heads of income, and third one is the exempt income. In that we have seen the online gaming, puzzling, okay, horse racing, camel racings are there, okay, car racing, bike racing. If we have earned any such income there, then what, that income will be taxed under that income from other sources, and that is always, okay, taxed at the rate of 30%. There is no concession is allowed in that. Whatever the winnings more than 10,000 is received in online gaming puzzling source, then there would be 30% of tax deduction from such amount. समझ गए? अगर कोई भी ऑनलाइन गेमिंग पजलिंग सोर्स से अगर हम किसी भी प्रकार इनकम कमा रहे हैं, इनकम क्या है हमारा 30% डायरेक्ट टैक्स से क्या होगा, उसके ऊपर चार्ज होगा. अदर में कैटेगरीज है. नो एक्सपेंडिचर और अलाउंसेस कैन बी अलाउड फॉर फ्रॉम सच इनकम. इन अदर सोर्सेस some kinds of expenses are allowed. If to receive an income, we are spending some amount, then that is allowed. If for example this teacher taking any lectures in a university and getting some amount, but for to take that lecture in a university, the teacher has spent some amounts on books, on traveling, then that is allowed as expenditure. समझ में आ गया? ये अगर कोई इनकम, कोई भी पर्सन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से अगर कमा रहा है और उस इनकम को कमाने के लिए अगर कुछ खर्चा करता है, कुछ एक्सपेंडिचर करता है, तो एक्सपेंडिचर या फिर वो इनकम वो क्या है, अलाउड एज अ एक्सपेंडिचर है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. लेकिन अगर हम लोग ऑनलाइन गेमिंग, पजलिंग सोर्स अगर ये सब कर रहे हैं, यहाँ से कोई इनकम जनरेट करे और उस इनकम को कमाने के लिए जैसे हमने कोई टिकट्स खरीदे, लॉटरी टिकट्स खरीदे, ऑनलाइन सोर्स गेम्स के लिए हमने कुछ एक्सपेंडिचर किया, देन दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. आपके इनकम से वो डिडक्टिबल नहीं है. फिर उसके लॉस अंडर द हेड्स, ओके, अंडर द हेड्स आईओसी नॉट अलाउड टू सेट आउट विद द कैजुअल इनकम. अगर हमारे ऐसा कोई इनकम जो ऑनलाइन गेमिंग पजलिंग सोर्स से है, अगर वहां पे कोई लॉस अराइज होता है, तो लॉस हमारे किसी कैजुअल इनकम या फिर अदर हेड्स ऑफ इनकम के साथ वो एडजस्टेबल नहीं है. लॉस आपका रहेगा ओनली अगर आप जीतते हो तो 30% टैक्स लगे, अदरवाइज आपके किसी भी एक्सपेंडिचर या फिर किसी अदर इनकम से इसका कुछ लेना देना नहीं रहेगा. उसका नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, ओके, सेक्शन 80 से, ओके, 80U तक, 80C to 80U तक. अगर आपको कोई भी एक्सपेंडिचर होता है, कुछ भी होता है, इसमें से कोई भी अमाउंट आपका वहां पे एडजस्टेबल या डिडक्टिबल नहीं रहेगा. उसके एडजस्टमेंट ऑफ exhausted basic exemptions limit is also permitted against such income. तो उसमें हमारा क्लियरली मेंशन पास किया. ग्रॉस अप वेयर अर्निंग गिवन आफ्टर टीडीएस. ओके, ग्रॉस अप का मतलब हो गया कि अगर आपको कोई नेट इनकम रिसीव हो रहा है आफ्टर डिडक्टिंग द टीडीएस बाय सच पेयर, जिससे आपको ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस रिसीव्ड हो रहा है, अगर वहां पे कुछ ऐसे इनकम्स हैं जो क्या है, टीडीएस डिडक्ट होने के बाद आपको पेमेंट हो रहे, तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं है. जो ग्रॉस अमाउंट था अब बिफोर डिडक्टिंग द टीडीएस, दैट अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 45,000 फ्रॉम द बैंक ने आपको क्या दिया, 45,000 एज ए इंटरेस्ट दिया आफ्टर डिडक्टिंग 5% टीडीएस. तो आपने इनकम कितना रिसीव किया, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ओनली 45,000. केवल 45,000 आपको मिला, लेकिन ओरिजिनल इनकम क्या था, 50,000. बैंक ने क्या किया, उसके ऊपर से 5% टीडीएस डिडक्ट करके उसने जब अपने टीडीएस रिटर्न फाइल किया रहेगा, टीडीएस का पेमेंट किया, तब गवर्नमेंट को उसने आपके पैन कार्ड पे बताया रहेगा कि आपने टोटल कितना, आपके पैन कार्ड पे टोटल उन्होंने 5,000 डिडक्ट किया, और किस हेड्स में डिडक्ट किया, किस सेक्शन में, 90 है, 94 है, 96 है, सॉरी 94 IJ जो भी रहेगा, उसमें वो क्या करेगा, उसको डिपोजिट कर देगा. और आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अंडर 26AS टीडीएस में, ओके, फॉर्म 26AS में आप चेक कर सकते हैं. उसमें वो इनकम आपको पीरियोडिकली दिखेगा. क्वार्टरली रिटर्न फाइल जो होगा, उस क्वार्टरली रिटर्न फाइल में आपको दिखेगा कि इन्होंने आपके इनकम टैक्स को उन्होंने क्या किया, उस रिटर्न को फाइल करके परफेक्टली बताया. ये बहुत अच्छा हो गया आप लोगों के लिए कि जो भी अगर सामने का टीडीएस डिडक्ट करता, वो हमारे पैन कार्ड, हमारे इनकम टैक्स नंबर पे क्या करेगा, वो इस इनकम को क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न फाइल करते समय अपलोड करेगा, जो 26AS में आप डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं.
ओके, तो 26 ईयर्स में जो कोई भी अगर टीडीएस डिडक्टिबल रहेगा वो क्या होगा, परफेक्टली हमें दिखाया जाएगा। क्लियर हो गया रहेगा आपको सबको, इसमें अभी डाउट नहीं होना चाहिए। नोट्स, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग ओके रेस horse is not taxed as a casual income. Normal slab rate will applicable on such income. अगर जैसे मैंने बताया अगर हॉर्स रेसिंग में आप जीत गए वो 30% टैक्स रेट से होगा, या फिर उसे कैजुअल इनकम नहीं माना जाएगा, वो अदर एक इनकम माने। लेकिन हाँ, अगर आपके पास आप खुद हॉर्स रेसिंग कराते हैं, आप ओनर हो उसके, तो वो अलग हो जाएगा आपका बिजनेस, कि आप रेसिंग नहीं कर रहे, आप अपने हॉर्स को क्या कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हैं। हॉर्स रेसिंग के लिए ग्राउंड मेंटेन रख रहे हैं, आप अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं, तो वहां पे वो आपका नॉर्मल इनकम माना जाएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम जॉकी, इनकम फ्रॉम जॉकी सच एज प्रोफेशन नॉट ट्रीटेड एज ए विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। कुछ लोग जॉकी खेलते हैं, ओके, तो जॉकी में क्या हो गया, उनका अलग गेम है, उसे इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस भी नहीं बोला जाएगा। उसके बाद बहुत कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस में की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी रखी जाती है। बहुत सारे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या करते हैं, एम्प्लॉयज के नाम पे की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी रखते हैं। अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा एसएससी को मिलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी में जब भी कोई इनकम्स होते हैं, कोई एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर है की मैन इंश्योरेंस का, जो प्रीमियम है वो कौन भरता है, कंपनी पे करती है। अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा उस एसएससी को प्रीवियस ईयर में मिल रहा है, तो इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोला जाएगा। ये भी याद रखना हमें, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा किसको चार्ज होगा, ओके, उस एसएससी को। अगर कंपनी को मिला तो कंपनी के लिए चार्जेबल हो जाएगा। ओके, एम्प्लॉयर ने किया है तो उसके बिजनेस और प्रोफेशन में इनकम मान लिया जाएगा। लेकिन अगर एसएससी को मिला तो एसएससी को अगर एम्प्लॉयर नहीं दे रहे, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा है, देन व्हाट, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ए सम रिसीव्ड अंडर द की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी is chargeable under the head income from other sources. If such income is not chargeable under the head PGBP or under the head salaries, then it is taxable under the head income from other sources. उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और एनहांस्ड कंपनसेशन। और यहाँ पे ऐसा बोला कि कॉम्पनसेशन अगर कोई किसी भी पर्सन को मिल रहा है तो इनको क्या जाएगा, इनकम हेड्स के अंडर में चार्ज हो जाएगा। अब इसके लिए क्या बोला गया है, इसके लिए बोला गया एज पर सेक्शन 145 सबसेक्शन 1, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट और गेन और बिजनेस फ्रॉम प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विथ either cash or mercantile system of accounting regulatory employed by SSC. Section 145B subsection 1 provide that the notwithstanding anything contained section 145(1) in the interest received by SSC on compensation or enhanced compensation shall be deemed to be income from the year which is received irrespective of the method of accounting followed by SSC. तो सेक्शन क्या बोलता है कि अगर कोई भी SSC है, अगर उसको प्रीवियस ईयर में कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है एज कॉम्पनसेशन के रूप में किसी भी प्रकार का इनकम, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वो टैक्सेबल है। उसके बाद करते हैं उसके बाद जो फैमिली पेंशन मिलता है, किसी भी एम्प्लॉय है अगर उसे फैमिली पेंशन मिल रहा है तो फैमिली पेंशन का क्या है, फैमिली पेंशन इज ऑलवेज टैक्सेबल। फैमिली पेंशन के लिए कुछ टैक्सेबल के नियम दिए गए। फैमिली पेंशन क्या होता है, पूरी फैमिली को मिलता है। मोस्ट ऑफ द इट इज द डिसीज पर्सन ऑफ द फैमिली, जो फैमिली कोई भी पर्सन जो जिसकी मृत्यु हो गई है, जो अब नहीं रहा, उसके बिहाफ पे जब वो उसकी डेथ होती है तो उसके बिहाफ पे फैमिली को इनकम मिलना चालू होता है। जहाँ पे विडो वाइफ रहती है, विधवा औरत रहेगी, या फिर उसके ऊपर उसके डिपेंडेबल चिल्ड्रंस रहेंगे, उस केस में क्या, फैमिली पेंशन मीन्स पेंशन रिसीव्ड बाय अ फैमिली मेंबर ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय। इट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर फैमिली पेंशन मिल रहा है डिसीज्ड पर्सन के एम्प्लॉइज के, जो डिसीज्ड एम्प्लॉय है उसके फैमिली को, वहां पे विडोज वाइफ हो सकती है या फिर उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रंस। अब इस केस में टैक्सेबल कैसे, पूरा अमाउंट नहीं, उसके लिए बोला गया 1/3 ऑफ सच इनकम, 1/3 ऑफ सच इनकम।
ओके, और दूसरा है स्टैट्यूटरी लिमिट 15,000। अगर किसी फैमिली इनकम फैमिली पेंशन मिल रहा है, फैमिली पेंशन में क्या 1/3 ऑफ सच इनकम, जो इनकम मिला उसे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई है उसे फैमिली पेंशन कितना मिल रहा है, ओके 30,000, और मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट कितना है 15,000। तो दोनों में से जो लिस्ट रहेगा दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये हमें बताया गया अंडर सेक्शन 57। अंडर सेक्शन 57 में फैमिली पेंशन के लिए क्या बोला गया, अगर कोई एम्प्लॉय है उसका 1/3 ऑफ द सच इनकम, अगर फैमिली इनकम मिला है तो फैमिली इनकम में जो भी इनकम मिले उसका 1/3 क्या हो जाएगा, टैक्स। ओके, 1/3 एक अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा और दूसरा अमाउंट क्या, मैक्सिमम 50,000। दोनों में से जो लिस्ट अमाउंट रहेगा वो लिस्ट अमाउंट क्या है, टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया, फैमिली पेंशन क्या अंडर सेक्शन 57, फैमिली पेंशन इज ऑलवेज टैक्सेबल बट देयर इज सम एग्जम्पशंस इन दैट। व्हाट एवर द फैमिली पेंशन रिसीव्ड, ओके 1/3 ऑफ दैट फैमिली पेंशन and maximum rupees 50,000. The list of the following is exempt under section 57. Under section 57 deals with the what, exemption from the what, income received as a family pensions. तो उसके लिए हमें exemptions provide कर दिए गए कि किस तरह रहेगा। फिर इसमें नोट दिया है, deduction would not be available in case of an employee being the an SSC who is opt for the provision under section 11 BAC. Okay. ओके, ये तो हो गया नॉर्मल पर्सन के लिए। अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, ओके, अगर कोई नॉर्मल पर्सन है जो क्या है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, अगर उसे फैमिली पेंशन मिल रहा है तो उसके फैमिली के लिए फैमिली पेंशन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, दैट इज नॉट टैक्सेबल। ओके, अगर किसी को परमवीर चक्र मिला है, अगर कोई एम्प्लॉय है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसे परमवीर चक्र मिला है तो भी क्या हो जाएगा, वो नहीं मिले, वो टैक्सेबल नहीं है फैमिली पेंशन। अगर किसी को महावीर चक्र मिला है, अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को महावीर चक्र मिला है फॉर द गैलेंट्री अवार्ड, ओके, गैलेंट्री अवार्ड मिला है, परमवीर चक्र मिला, महावीर चक्र मिला, इस केस में वो फैमिली पेंशन उस फैमिली के लिए टैक्सेबल नहीं है अंडर द हेड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, तो सेक्शन 57 में 115 बीएससी भी अगर ऑब्टेन करते हैं तो इसमें नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, और परमवीर चक्र या फिर वीर चक्र या फिर परमवीर चक्र अगर इन सब से मिलता तो टैक्सेबल नहीं, वो चीज हमें याद रखना है। या फिर कोई गैलेंट्री अवार्ड मिला है, गैलेंट्री अवार्ड उन्हें मिलता है जो वीर सिपाही होते हैं, द वेरी ब्रेव सोल्जर्स। उन ब्रेव सोल्जर्स के लिए क्या है कि जो फैमिली पेंशन है वो टैक्सेबल नहीं है इनका अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक मिनट के ब्रेक के बाद हम आगे कुछ पॉइंट से डिस्कस करते हैं, तब तक आप इनको देखिए।
हेलो। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। हमने तो देख लिया फैमिली पेंशन से किस तरह है कि एग्जेम्प्ट है। ओके, अब अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 18, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 ये बोलता है कि फैमिली पेंशन उन लोगों के लिए भी एग्जेम्प्ट है। मैंने बता दिया जिसको परमवीर चक्र मिला है सब। इसके अलावा उनको भी लिए है जो वो एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट में एज अ वॉर्ड आर्मी सोल्जर इन सब के पद पर रह चुके हैं, इनको भी ये क्या है एग्जेम्प्ट है। जो पैरामिलिट्री मिलिट्री फोर्सेस, इनमें अगर कोई एम्प्लॉइज हैं, उनके कोई विडोज हैं, फैमिली है, चिल्ड्रंस है, अगर उनको फैमिली पेंशन मिलता है वो क्या है एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 18। 57 तो बताता है अगर गैलेंट्री अवार्ड विनर है, परमवीर चक्र है, वीर चक्र है, महावीर चक्र है, तो उनको क्या है उनको माफ है अंडर सेक्शन 57। लेकिन सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 भी क्या बोलता है, अगर एम्प्लॉय पैरामिलिट्री फोर्स या मिलिट्री फोर्सेस से तो उनके फैमिली को भी अगर फैमिली पेंशन मिल रहा है तो क्या है एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 के अंडर में। अब बात करते हैं टैक्सेबिलिटी एंड अलाउंसेस ऑफ एमपी और एमएलए। हमने देखा था कि एमपी और एमएलए, ओके, इफ एनी इनकम रिसीव्ड बाय एमपी और एमएलए देन दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर कोई एमपी और एमएलए हैं, अगर उन्हें कोई इनकम मिल रहा है तो उसे क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्ज होगा, बिकॉज दे आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ ए गवर्नमेंट, दे आर इटसेल्फ गवर्नमेंट, सो देयर इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट एनी अलाउंसेस और कॉम्पनसेशन और सम फैसिलिटीज received by MP or MLA from the government, then that is exempt under section 10 subsection 70। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 70 में क्या, अगर एमपी एमएलए को बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं फॉर उनके रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, उनको मेडिकल अलाउंस मिलता है, उनको टेलीफोन अलाउंस मिलता है, ओके, तो सब के लिए क्या है, ओके, उनको टैक्स नहीं है, मेडिकल अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, तो क्या है वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 के अंडर में। उसके बाद क्या मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट और ड्यू। अब बात करते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पे अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है। हम शेयर्स बॉन्ड्स ये सब में भी इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे जो इंटरेस्ट हमें मिलता है वो इंटरेस्ट हमारा टैक्सेबल है कि नहीं सिक्योरिटीज पे। ओके, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल ऑन ग्रॉस बेसिस। इंटरेस्ट ऑन एनी सिक्योरिटीज इज ऑलवेज टैक्सेबल ऑन ग्रॉस बेसिस। जैसे प्रीवियसली मैंने आपको डिस्कस किया, कोई भी इनकम हो ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल होता है। ओके, अगर उसके लिए उसको अर्न करने के लिए अगर हमने कोई एक्सपेंडिचर्स किया देन दैट इज अलाउड एज ए एक्सपेंडिचर, बट देयर शुड बी व्हाट प्रूफ ऑफ दैट। वो इनकम का हमारे प्रूफ होना चाहिए और दैट एक्सपेंडिचर मस्ट बी रिलेटेड टू सच इनकम। उस इनकम से क्या होगा, वो एक्सपेंस पूरी तरह रिलेटेड रहेगा। वो एक चीज हो गया। दूसरा, हमारे जो इनकम्स में जो टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये अमाउंट डिडक्ट होकर मिलेगा अंडर सेक्शन 94 के आसपास। ओके, या फिर अगर कोई सेक्शन जो डील करता है टीडीएस से रिलेटेड, देन सच इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑन ग्रॉस बेसिस। ओके, नॉट ऑन नेट बेसिस। तो जो ग्रॉस इनकम होगा वही अमाउंट टैक्सेबल होगा। जो टीडीएस डिडक्ट किया दैट विल बी ओके सोन आफ्टर द व्हाट फाइनलाइजेशन ऑफ आवर टोटल इनकम। Okay, when there will be tax liability will arise, then that tax liability we have to be adjust this TDS amount which is available on our 26 AS deducted by our payer, those who are paying to us। वो चीज हो गया। अब TDS is not taxable, any income is not taxable, okay, where the what which are exempt। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने दो देखा, फैमिली पेंशन जो अंडर सेक्शन 57 बता रहा है, गैलेंट्री अवार्ड विनर, परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र जिनको मिला अंडर सेक्शन 57। अगर कोई पैरामिलिट्री फोर्स का एम्प्लॉयज था, सोल्जर आर्मी था, उसके फैमिली को अगर पेंशन मिल रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 में एग्जेम्प्ट है। एमपी एमएलए को जो उनको अलाउंसेस मिलते हैं वो अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 70 में एग्जेम्प्ट है। अब हम लोग बात करें सिक्योरिटीज के बारे में, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अब हम लोग कहीं पर भी इन्वेस्ट किया, वहां पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस इंटरेस्ट में क्या होगा, वो इंटरेस्ट ऑलवेज किसके ऊपर बेसिस है, किस बेसिस पे टैक्सेबल है, ओनली ऑन ग्रॉस रिसीव बेसिस। उसका जो ग्रॉस अमाउंट होगा वो ग्रॉस अमाउंट के ऊपर टैक्सेबल, न कि नेट अमाउंट के ऊपर टैक्सेबल है। तो लेकिन टीडीएस किस पे लगता है, किस पे नहीं लगता, कौन से अमाउंट पे लगता है?
जहां पे अमाउंट हमारा 10,000 के अबोव रहेगा, ऐसा कोई इंटरेस्ट जहां पे 10,000 के अबोव हमें आ रहा है इनकम, उस 10,000 अबोव जो इंटरेस्ट अमाउंट रहेगा उसके ऊपर हमारा टीडीएस डिडक्ट होके हमको इनकम मिलेगी। अगर अप टू 10,000 है, 10,000 के बिलो हमारा इंटरेस्ट है सिक्योरिटीज के ऊपर, देन देयर वुड बी नो टीडीएस डिडक्शन बाय एन पेयर। जो पे कर रहा है वो क्या होगा, टीडीएस नहीं डिडक्ट करेगा। अगर 10,000 है तो टीडीएस डिडक्ट करके देगा, और उस टीडीएस डिडक्शन के लिए हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्लेम करना पड़ेगा आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन द असेसमेंट ईयर अप टू द लिमिट स्पेसिफाइड डेट स्पेसिफाइड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर इंडिविजुअल 31 जुलाई एंड फॉर द कंपनी इट इज 30 सितंबर तक उसे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एग्जेम्प्टेड इनकम। ऐसा कौन सा इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी है जो क्या है, एग्जेम्प्ट है। उस एग्जेम्प्ट इनकम को क्या क्या बताया गया, पहला इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। इफ वी आर मेकिंग अ रेगुलर इन्वेस्टमेंट इन अ पोस्ट ऑफिस और कीपिंग द डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, and if there are any interest on that, then that is exempt from income tax. Deposit kept with the post office bank, post office department, and if there are any interest on that particular deposit, then that deposit interest is what, tax free under section 10 subsection 15। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 में वो इंटरेस्ट क्या है, टैक्स फ्री है। पोस्ट ऑफिस पे याद रखना, हाँ बैंक में मिलेगा, सेविंग बैंक ये सब पे जो हम लोगों ने रखा है उस पे इंटरेस्ट मिला है टैक्सेबल, एफडी रखा हुआ बैंक में टैक्सेबल, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर पोस्ट ऑफिस में हम रखते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। उसके बाद है interest in the hands of individual or Hindu undivided family specified relief bond. If there are any relief bond, if there are any specified relief bond, or on that if any interest received by an individual or family, Hindu undivided family or HUF Hindu undivided family, then that interest is what, tax free. After that, interest on security held by issue department of Central Bank of Ceylon, known as Central Bank of Sri Lanka. There are, due to some crisis, if there are any interest on the investment made in the department of the Central Bank of Ceylon, that is Sri Lanka, then that is tax free if interest received there. Then interest payable by any incorporated in a country outside India and authorized to perform the central banking function in that country, on any deposit made by it, with the approval of RBI or with any scheduled bank, then it is tax free. Interest payable on loan advanced by Nordic Investment Bank approved by project, then it is tax free. Interest payable to the European Investment Bank of Financial Corporation, then tax free. Any company which is in relation with the central government, state government, then tax free. After that, interest on the security held with the welfare commissioner, Bhopal gas victim. In 1994, there was a Bhopal gas card, in that some gases were released, by accidentally, and thousands of people, more than thousands of people were died due to this, poisonous gas. If there are any relief board related to that Bhopal victims, then that is interest free. Then interest on gold deposit bonds issued by the Gold Deposit Scheme 1989 or deposit certificate issued under the Gold Monetizations Scheme 2015, then that is exempt. Interest on specified bond issued by the local authority or state government or central government, then that is interest free. हमें याद रखना स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल बॉन्ड से रिलेटेड है या फिर कोई रिलीफ बॉन्ड है, ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ हमारे देश में जिसमें कई लोगों की जान के उनके रिलीफ के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कुछ आ रहा है, तो टैक्स फ्री है. सीलोन बैंक श्रीलंका से रिलेटेड है, सिक्योरिटीज से, जहाँ पे श्रीलंका बैंक करप्ट हो चुका था, अगर उससे रिलेटेड है तो उस पर टैक्स इंटरेस्ट फ्री. इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट पर्सन which is not ordinarily resident in India on a deposit made on or after 1st April 2015. Offshore banking, that is referred to specified economic zone है. कोई outside India है वो भी नहीं रहेगी.
अब बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब बात करते हैं एग्जाम तो देख लिया, जहां पे कुछ रिलीफ है। मेजरली हम लोग को याद रखना है पोस्ट ऑफिस सेविंग पे, इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है, या फिर गवर्नमेंट का कोई रिलीफ बॉन्ड है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे लोकल अथॉरिटी, तो भी नहीं है। 1999 का जो गोल्ड बॉन्ड था, अगर उस पे है तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट फ्री है। हमें कुछ चीजें याद रखनी छोटी छोटी, ज्यादा तो हमारे क्वेश्चन से बड़े आते नहीं, लेकिन हमको इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए इन चीजों को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐसे कौन से इंटरेस्ट टैक्सेबल? पहला इंटरेस्ट ओके ऑन टैक्स सेविंग बॉन्ड्स। हम लोग टैक्स सेविंग के लिए अगर कोई बॉन्ड्स खरीदते हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम मंथली इनकम स्कीम ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में अगर हम डिपॉजिट रखते हैं, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज टैक्स फ्री। लेकिन अगर उनमें हम मंथली मंथली इनकम वाले मंथली इनकम स्कीम पे अगर पोस्ट ऑफिस में हम लोग करते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा टैक्सेबल। पोस्ट ऑफिस का याद रखना, जो हमने डिपॉजिट रखा है पोस्ट ऑफिस के, वहां से अगर कोई इनकम रिसीव हो रहा है, दैट इज व्हाट टैक्स फ्री इंटरेस्ट। लेकिन हम लोग मंथली स्कीम अगर पोस्ट ऑफिस की है, उस पर अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, वो टैक्सेबल है। इंटरेस्ट फ्रॉम एनएससी, अगर एनएससी से है ओके, और उसका हमें एटीसी में डिडक्शन मिल रहा है, अगर इनकम ओके हमें है ओके एनएससी नेशनल सेविंग स्कीम, अगर एटीसी में उसका हमको डिडक्शन मिल रहा है, इट इज टैक्सेबल। ओके, और एनएससी जो हमारा एनएससी है, नेशनल सेविंग स्कीम, इट इज व्हाट ऑलवेज टैक्सेबल इंटरेस्ट। ओके, अगर एनएससी के ऊपर हमें कोई इनकम मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो हमेशा क्या है, रिसीव बेसिस पे ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑलवेज ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस, विच एवर इज अर्लियर, वो टैक्सेबल है। उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी, बैंक एफडी। अगर बैंक में हमने फिक्स डिपॉजिट रखा है, बहुत लोग रिकरिंग डिपॉजिट भी रखते हैं, उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट हमेशा क्या है, टैक्सेबल है इंडिया में। उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक इंटरेस्ट, सेविंग बैंक पे भी इंटरेस्ट मिलता है फ्रॉम 2.5 टू अप टू 4%, और कुछ कोऑपरेटिव बैंक को 4.5% या फिर 5% भी देते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जो हम लोग एफडी रखते हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन मंथली सेविंग स्कीम में, मंथली इनकम स्कीम में अगर हम पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं, और उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल है। दोनों पोस्ट ऑफिस समझ गए। अगर एफडी रखा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला तो टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 में। लेकिन अगर हमने बैंक में एफडी रखा है, सेविंग बैंक में अमाउंट रखा है, अगर इन दोनों पे कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, हमेशा टैक्सेबल है। एनएससी के ऊपर अगर इंटरेस्ट मिला, वो भी टैक्सेबल है हमारे पास। अब बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ऐसा कोई नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट से अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो क्या है, उसके लिए देखो, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल any income by way of interest or money standing to his credit in the non-resident external account in any bank in India in accordance with the Foreign Exchange Management Act 1999 is exempt. अगर फॉरेन से, नॉन रेसिडेंट से ओके एक्सटर्नल अकाउंट्स में कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, वो इंटरेस्ट हमेशा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और ओके एज पर द सेक्शन एक्ट 1999। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड तो हम जानते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी ओके, ये क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड को अगर हम लोग देखें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी क्या है, ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड हमारा अदर देन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हम ओके मैक्स टू मैक्स अमाउंट हम लोग 1 लाख रुपए 5 लाख रुपीज तक ईयरली जमा कर सकते हैं। 1 लाख ओके 5 लाख, और उसका एटीसी में डिडक्शन मिलता है। इन्वेस्टमेंट मेड, ये लोग इन द पीपीएफ अकाउंट इज ऑलवेज व्हाट ओके अलाउड एट ए डिडक्शन अंडर चैप्टर ओके 6A अंडर सेक्शन एटीसी। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में एटीसी में इसका डिडक्शन मिलता है फ्रॉम द टोटल इनकम अर्न इन अ प्रीवियस ईयर फ्रॉम ऑल सोर्सेस ऑफ इनकम, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन और लॉसेस और अदर सोर्सेज। इन सब से जो टोटल इनकम आएगा, इसमें से डिडक्शन मिल जाता है एटीसी। लेकिन ये भी है कि पीपीएफ पे जो भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये क्या है, एग्जेम्प्ट है।
अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 में पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे मिलने वाला इंटरेस्ट क्या है? टैक्स फ्री है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम SSA, ओके, सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, ओके, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11A, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11A, ओके, सुकन्या समृद्धि योजना, ओके, अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, it is open for the girl's child, okay, and here the amount is deposited by their parents or family member for the well wish of the, okay, girl. Okay, so Sukanya Samriddhi account is opened by a family member. If there is a interest received, then that is exempt under section 10 subsection 11A. 11 under section 10 subsection 11, it deals with the interest on PPF, okay, account, that is public provident fund. If any interest received on public provident fund, then it is exempt, and if any interest received on SSA, Sukanya Samriddhi account, then it is also tax free. It is not allowed as an income from any source of income. That is exempt. It is given to individuals. It is a good benefit. उसके बाद after that deduction allowed, okay, under section 57 में हमने तो देखा था फैमिली पेंशन्स के बारे में। फैमिली पेंशन्स में भी डिडक्शंस अलाउड किया गया, वो तो चलो आर्मी में गैलेंट्री हुआ। अब देखते हैं 57 में क्या क्या एक्सपेंसेस अलाउड किया गया। हमने कैजुअल इनकम्स देखे बहुत सारे, कुछ अदर इनकम्स भी हैं, टैक्सेबल है, इट इज 1, ओके, यानी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट नॉट अलाउड, ओके। कैजुअल इनकम्स बहुत सारे हमारे पास है, इंटरेस्ट हमें मिलेंगे, लेकिन कुछ इंटरेस्ट टैक्सेबल, कुछ नहीं, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। जब हम कुछ सम सॉल्व करेंगे फिर अगेन उसको और एक बार डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम in respect of the mutual funds, okay, तो वो क्या है? डिडक्शन अलाउड, स्पेसिफाइड कंपनी। इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, a reasonable sum paid by commission or remuneration to the banker, okay, or any other person, okay, releasing such interest on behalf of the SSC. एसएससी के बिहाफ पे अगर कोई इंटरेस्ट रिलीज किए जा रहा है तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, डिडक्शन अलाउड है। अगर आपको एक इनकम कमाने के लिए आप दूसरा एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आपको अलाउड है वो एक्सपेंडिचर्स, ओके। एंड इफ वी आर लेटिंग आउट आवर मशीनरी, आवर इक्विपमेंट, आवर एनी एसेट्स ऑन रेंटल बेसिस, if we are, okay, letting out our machinery, assets, some motor vehicles to any person on rental basis, then we are charging such income on that, then that income is taxable under the head income from other sources, income from other sources. If we are letting out our any assets, then that is taxable under the head what? Income from other sources. If any rent we are charging for it. Suppose I have a car, okay, and I am giving it on the rental basis, but to maintain that car, on the repairing maintenance we are spending some amount, then that amount of expenditure is allowed as a deduction from the whatever the income received, okay, which is chargeable under that income from other sources, okay. अगर कोई एसेट है जिसको हम लेट आउट करते हैं और उससे हमें इनकम जनरेट होता है, और एसेट को हम लोग मेंटेन रखने के लिए जो एक्सपेंडिचर उसके रिपेयर, रिनोवेशन, मेंटेनेंस पे खर्चा करते हैं, वो एक्सपेंडिचर एज अलाउड एज ए एक्सपेंडिचर है, ओके। जरा देखते हैं, देखिए, where the income to be charged under this head is from letting out or hire of machinery, plant, furniture with or without building, okay, the following items deduction are allowed as a computation of such income. वो allowed है, amount paid on any account current of repairs और maintenance, उस assets, उस furniture को मेंटेन रखने के लिए अगर हमने उसके रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पे कोई एक्सपेंडिचर किया है, वो जो एक्सपेंडिचर अमाउंट है इनकम से माइनस है, हो जाएगा। लेकिन हाँ, याद रखना, इनकम से ज्यादा अगर एक्सपेंडिचर है तो अमाउंट कैन नॉट बी इन माइनस, द अमाउंट कैन बी नील,
बट नॉट इन माइनस। सपोज मैंने कार लेट आउट किया है, पूरा मंथली मैंने कार रेंट पे दिया, मुझे टोटल कितना मिला 60,000 और मेरा एक्सपेंडिचर 65,000, तो 60 की जगह पे 65 एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ओनली अप टू 60,000 एंड योर करंट ईयर इनकम विल बी व्हाट ओके। और 5,000 जो उसका कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं कि हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर या फिर माइनस 5,000 लिखेंगे, नहीं, अमाउंट कैन बी नील और इन अ पॉजिटिव अमाउंट। उसके बाद है द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंश्योरेंस अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ ए डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर्स, मोटर कार एक्सेट्रा। ओके, हमारे उस एसेट को मेंटेन रखने के लिए हम एक्सपेंडिचर्स कर सकते हैं। इसके अलावा है नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउंस, जो भी नॉर्मली डेप्रिसिएशन अलाउंस है एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूल से वो अलाउड रहेगा एज ए एक्सपेंडिचर्स। ओके, डिडक्शन ऑफ सम इक्वल 33 1/3% ऑफ सच इनकम 15,000, ओके, विच एवर लेस इज अलाउड। ओके, डिडक्शन कितना अलाउड है? डिडक्शन आप 1/3 ऑफ 33 1/3 ऑफ सच इनकम और 15,000 दोनों में से जो लोवेस्ट रहेगा वो अलाउड एज एक्सपेंडिचर। एनी अदर एक्सपेंडिचर कुछ रहेगा, या फिर इन केस ऑफ वे ऑफ एनी इंटरेस्ट इज चार्ज टू दैट। ओके, या फिर हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई अदर इनकम को पाने के लिए अगर कुछ एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, दैट एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 50,000 and that 50,000 is given to someone other on loan, and वो जो लोन लिया मैंने, वो लोन जो लिया एट द रेट ऑफ 10%, और जो मैंने सामने वाले को दिया एट द रेट ऑफ 15%। अब सामने वाले जो 50,000 रुपीज का मैंने लोन दिया, और 50,000 रुपीज दिया, तो उसको मुझे इंटरेस्ट कितना आएगा? दैट भी 15,000। तो 15,000 कितना हो गया? 50,000 का 7,500। लेकिन ये लोन तो मैंने अपने खुद के पॉकेट से दिया नहीं, इस 50,000 को मैंने कहीं से लोन लिया, तो उस लोन को मैं कितना दूंगा? 10%, जिस रेट पे मैंने दिया। तो 50,000 पे 10% दैट इज 5,000। तो यहां से 7,500 एज ए इंटरेस्ट मिला, और मैंने इसमें से 5,000 किसको पे कर दिया? जहां से मैंने लोन लिया था। तो व्हाट इज माय नेट इनकम? दैट इज 2,500। तो ओनली 2,500 इज टैक्सेबल। उसी तरह है सब लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी, वहां पर भी ऐसे हैं। ओके, किसी इनकम को कमाने के लिए अगर हम कुछ एक्सपेंडिचर्स करते हैं, दैट इज अलाउड एज ए एक्सपेंडिचर। अगर वहां पे दिया है तो ओके, ऐसा बोल दिया कि हमने लोन लेके हमने लोन दे दिया और वहां से इतना मिला, लेकिन यहाँ पे करने के लिए कुछ नहीं बताया, दैट इज लेफ्ट। ओके, वॉट एवर द इनकम रिसीव्ड दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज के दिन हमने क्या देखा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कुछ चीजें देखी, टैक्सेबल इनकम देखा, एंड टैक्सेबल इफ सम कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, एंड एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में देखा, और कुछ हमने टैक्सेबल इनकम हेड्स देखे जो डिटेल्ड में थे। ओके, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट रहेगा, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी टैक्सेबल रहेगा, पीपीएफ पे इंटरेस्ट, प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड इस पे एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट ऑन ओके डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस ये एग्जेम्प्ट है। हाँ, मंथली सेविंग स्कीम पे अगर हम पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो टैक्सेबल। ओके, फिर इनकम फ्रॉम द लेटिंग ऑफ ओके रेंटिंग our assets, then it is taxable. Then any other incomes, okay, income received by MP or MLS, it is taxable, but allowances received by MP or MLS, it is exempt. Okay, there are so many income. ओके, तो हमने सब डिटेल्स में पढ़ा, बहुत अच्छा लेक्चर हुआ है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सारे इंट्रोडक्शन को एक शॉर्ट एंड स्वीट्स में हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे, और हम इसके ऊपर कुछ सम सॉल्व करेंगे, उसके बाद और सम सॉल्व करेंगे, फिर और सम सॉल्व करेंगे। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। ओके, गुड बाय, गुड डे।